वो लोग जो दुनिया से सवाल पूछते हैं उनसे हम सवाल क्यों न पूछें। नमस्कार, मैं अमरिंदर किशोर, आप देख रहे हैं बातें मीडिया की। आज हमारे साथ हैं टीवी पत्रकार नवीन कुमार। नवीन जी, हमारे इस कार्यक्रम में आज आप शामिल हो रहे हैं, आप समय दे रहे हैं, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मीडिया का जो मुख्य उद्देश्य है लोगों को सूचित करना, लोगों का मनोरंजन करना और लोगों को कहीं ना कहीं शिक्षित करना। तो आप इतने बड़े बड़े ब्रांड के साथ आपने काम किया और आज आप नहीं है कहीं, ठीक है? मतलब ब्रांड के साथ नहीं है। आज आप कैसा महसूस कर रहे हैं? मैं आजाद महसूस करता हूँ। मुझे लगता है कि दरअसल जैसे ही आप ब्रांड कह देते हैं ना, वैसे ही आप बाजार की तरफ जाकर खड़े हो जाते हैं। और बाजार जो है ना, वो नागरिक को खरीदार के तौर पर देखता है। तो आपने मुझे ब्रांड कहा तो मुझे मैं सोच में पड़ गया कि क्या मैं अभी तक बाजार के लिए काम कर रहा था। और मैं ईमानदारी से स्वीकार करता हूं कि हाँ, मैं कर रहा था। उस बाजार में खड़े होकर भी मैं कहीं ना कहीं जन पक्षधर होने की कोशिश कर रहा था। और उस जन पक्षधरता की कीमत चुकानी पड़ती है, सबको चुकानी पड़ती है। क्योंकि आप अगर ये उम्मीद करते हैं कि कोई ब्रांड जन पक्षधर हो जाएगा, ये तो मुगालता है। ये एक ऐसा यूटोपिया जो एग्जिस्ट ही नहीं करता है। मैं ब्रांड के साथ जन पक्षधर होने की कोशिश कर रहा था। आखिर में एक ही चीज बच सकती थी, या तो मैं ब्रांड के साथ बच सकता था या जन पक्षधरता के साथ बच सकता था। तो मैंने अपनी जन पक्षधरता चुन ली। इसमें कोई कंफ्यूजन आपने चुन ली, आपको चुनने के लिए बाध्य किया गया? हाँ, ये आपने बड़ा कठिन सवाल कर दिया। चुनने के लिए आपको ब्रांड हमेशा बाध्य करता है। होता क्या है ना कि जब आप एक ब्रांड के साथ काम करते हैं, या कहिए जो आप सो कॉल्ड सिस्टम के साथ, कॉर्पोरेट के साथ काम करते हैं, तो आपको धीरे धीरे कोऑप्ट करता जाता है। वो नई परिस्थितियों के लिए आपको तैयार करता चला जाता है और आप धीरे 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 उसमें अकोमोडेट होते चले जाते हैं। और आप एक समय के बाद इतने ज्यादा आराम तलब, इतने ज्यादा सुविधा परक हो जाते हैं कि आप ये भूल जाते हैं कि आप करने क्या चले थे। नवीन जी, मुझे पत्रकारिता, टीवी पत्रकारिता के बारे में पता नहीं है कि अंदर क्या होता है। हाँ। अच्छा है, आपको नहीं पता है। हाँ, ये मैं किस्मत वाला हूँ कहिए। मैंने भी कोशिश की थी, ऐसा नहीं है। लेकिन आप ये बताइए कि आप एक चैनल ए में आप काम करते हैं, वहाँ कुछ भी एडिटोरियल पॉलिसी होती है, संपादकीय नीति होती है। फिर चैनल बी में आप जाते हैं, वहाँ की नीति कुछ और होती है। सी में चले जाते हैं। तो इसमें आप टीवी वाले कैसे सामंजस्य बैठा पाते हैं? जहां तक सामंजस्य बैठाने की बात है, तो ये समस्या एंकरों के लिए ज्यादा होती है, क्योंकि वो फेस होते हैं। मेरे साथ सुविधा ये रही कि मैं एंकर नहीं था बीच के 3-4 सालों को छोड़कर। तो सामंजस्य बैठाने की जो बात है ना, वो तब होगी जब आप किसी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी के साथ जाएंगे। जब पॉलिटिकल आइडियोलॉजी के साथ आप नहीं जाएंगे, आप सामान्य डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स के साथ जाएंगे, तो आपको इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। और अगर इस पर सामंजस्य बैठाना पड़ जाता है, तो फिर वहां रहने का कोई मतलब नहीं है। क्योंकि जर्नलिज्म में हम केवल पैसा कमाने तो आए नहीं थे। हम सोच कर आए थे कि शायद हमारे लिखने, पढ़ने, बोलने से वो चीजें बदलेंगी। और अगर वो चीजें बदलती हुई नजर नहीं आती हैं और सिस्टम आप ही को बदलने लगता है, तो इसका मतलब है कि हम जो करने चले थे वो नहीं कर पा रहे हैं। तो ये कितने दिनों से आप दुविधा महसूस कर रहे थे? ठीक है, ये आपने जैसा बताया कि आपको निकाला गया, तो ये दुविधा वाली बात, असमंजस वाली बात, खटका वाली बात, ये कितने दिनों से आप महसूस कर रहे थे? माफ कीजिएगा, मेरा कहीं कोई आशा किसी भी बिजनेस हाउस और मीडिया हाउस को वो तकलीफ पहुंचाना नहीं है। मैं तो मीडिया के ट्रेंड पर बात करने बैठा हूं। देखिए, आपातकाल के समय आडवाणी ने कहा था पत्रकारों से कि हमने तो आपको झुकने के लिए कहा था, मिसेज गांधी ने तो आपको झुकने के लिए कहा था, आप तो रेंगने लगे। करंजिया का नाम सुना होगा आपने, ब्लिट्स के
और उनके संवाददाता खबर छापते थे और उनको माफ़ी मांगनी पड़ती थी, और वो कहते थे अगर मेरे माफ़ी मांगने से हम कोई आज़ाद पत्रकारिता कर पा रहे हैं तो इससे सस्ती बात क्या हो सकती है। ये सारी कीमतें जो है ना, जो आप कह रहे हैं, जिसका इशारा आप कर रहे हैं, ये सारी कीमतें इसलिए चुकानी पड़ी है, और अगर आप टेलीविज़न के संदर्भ में कह रहे हैं तो वो इसलिए चुकानी पड़ी है कि एडिटर इंस्टीट्यूशन ख़त्म हो चुका है। अब एडिटर एग्जिस्ट नहीं करता। एडिटर अब एक मार्केटिंग एजेंट है। वो खबरों की मार्केटिंग करता है, वो विज्ञापनों की मार्केटिंग करता है, वो अपने कार्यक्रमों की मार्केटिंग करता है, और टीआरपी के एक्सेल शीट से अपनी एडिटोरियल पॉलिसी तय करता है। अब आइए राजनीतिक दबाव पर, मैं सीधे ही बात कर रहा हूं। यह बात सच है कि यह दबाव पिछले 5-6 सालों में लगातार बढ़ा है, और अब यह भयावह है, चरम पर है। समझ लीजिए कि खासकर टेलीविजन जो है एक विस्फोटक स्थिति में है। मैं एकदम खुलकर कहना चाहता हूं कि भारत का हिंदी टेलीविजन जनता के खिलाफ है। वो इस देश के दलितों के खिलाफ है, वो इस देश के आदिवासियों के खिलाफ है, वो इस देश के किसानों के खिलाफ है। वो चंद कॉरपोरेट हाउसेस के कठपुतली की तरह काम कर रहा है। वो सरकार के लिए एक सुविधाजनक स्थिति बनाए रखने के टूल के तौर पर तब्दील होकर रह गया है। उसकी अपनी कोई एडिटोरियल पॉलिसी नहीं है, सिवाय इस बात के कि वो कुछ दलों के राजनीतिक एजेंडा को आगे ले जाए। इसी हिसाब से उसकी एडिटोरियल पॉलिसी होती है। उसकी एडिटोरियल पॉलिसी जनपक्षधरता नाम की चिड़िया बिल्कुल नहीं है। वो तो फुर हो गई कब की, हमको पता ही नहीं चला। इस देश के लोग मुगालते में हैं कि टेलीविजन उनकी बात करेगा। सवाल ही नहीं उठता, और बिल्कुल नहीं करेगा। मुझे सुनने में आया है कि खबरें रोकने के लिए, खबरें चलाने के लिए भी रेट तय होते हैं, पैसे दिए जाते हैं, प्रलोभन दिए जाते हैं, और यहाँ तक कि यदि बड़ी बड़ी खबरें रोकनी हो तो राज्यसभा की सांसदी से लेकर फ्लैट्स और तमाम तरह की सुविधाओं की बात सत्ता पक्ष करे या जो भी रहे, पूंजीपति करता है पत्रकारों के साथ। अब वो पुराना जमाना नहीं रहा कि हर चीज अब पैसे से तय होगी या गुड्स से तय होगी या सर्विसेज से तय होगी। अब तो पैसा पता नहीं कहाँ जमा हो जाता है, आपको पता भी नहीं चलता है। बड़े बड़े लोगों के नाम आए बाहर पैसा रखने में। इंडियन एक्सप्रेस ने इतनी बड़ी बड़ी खबरें छापी और किसी का कुछ नहीं हुआ। सवाल ये नहीं है कि पैसे दिए जाते हैं या फ्लैट दिए जाते हैं या क्या के। सवाल ये है कि खबरें मैनिपुलेट होती हैं। हाँ, होती हैं, और आज से नहीं होती हैं। खबरें मैनिपुलेट की जाती हैं। मसला केवल इतना है कि उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है, वो कितनी जल्दी होता है। एक जमाना था जब प्रधानमंत्री कार्यालय से खबरें मैनिपुलेट होती थी। टेलीविजन के संपादक मिनिस्टर का तो फोन तक नहीं उठाते थे। उसके बाद जमाना आया कि बड़े मंत्री जब करेंगे तब खबरें मैनिपुलेट होंगी। फिर जमाना आया कि नहीं, छोटे मंत्री भी करेंगे तो खबरें गिराई जाएंगी और उठाई जाएंगी। अब तो सांसद विधायक तक आ गया है मामला। एक एमएलए अगर कह दे तो खबरें बदल सकती हैं। डिपेंड करता है कि उसका प्रभाव कितना है। ये बात सच है कि जो मैंने जो इसके पहले कहा ना कि एडिटर इंस्टीट्यूशन खत्म हो गया, अब मालिक इंस्टीट्यूशन का काम करता है। पहले डील करते थे नेता रिपोर्टर से। हमने देखा है, अगर उनको कोई खबरें देनी है, हटानी है, उनको कोई ऐतराज है तो वो रिपोर्टर से बात करते। अब रिपोर्टर सबसे बेचारा जीव है। अब मैनेजिंग एडिटर से नीचे तो एमएलए भी बात नहीं करता, मिनिस्टर भी बात नहीं करता, और बड़े लोग तो सीधे मालिक से डील करते हैं। तो जब मालिक से ही डीलिंग हो रही है तो उसमें कारिंदों का कोई मतलब ही नहीं रह जाता, सिवाय इसके कि वो जैसे उसको फायदा पहुंचता है इस सिस्टम को, उसको बस इनकॉर्पोरेट कर ले, उसको एग्जीक्यूट कर दे। इसके अलावा वो सिस्टम, उसने पूरा सिस्टम ही इस हिसाब से बना लिया है कि जो मालिक और उसको फायदा पहुंचाने वाले के बीच का समझौता है वो स्क्रीन पे नजर है। आप देख लीजिए। समस्तीपुर बिहार से हमारे एक दर्शक ने मुझसे एक सवाल पूछा था कि यदि कोई इस तरह के टेलीविज़न पत्रकार आपके सामने आए तो उनसे पूछिए कि डेस्क वाले किराए के मकान में रह जाते हैं और रिपोर्टिंग वाले लंबी लंबी गाड़ियों में आने लगते हैं। नवीन जी, क्या होता है बताइए। देखिए, ये मैं नहीं कह रहा हूँ,
ये तो अखबारों की कतरनें बताती हैं कि लखनऊ में जब प्लॉट बटा तो किन किन पत्रकारों ने लिए, जब ये टेलीग्राफ में छपा कि जब कलकत्ता में मकान बटे तो किन किन लोगों को मिला। आप अगर और भीतर तक धंसेंगे तो आपको मॉल तक जाना पड़ेगा और इंस्टीट्यूशनल लैंड तक जाना पड़ेगा। ये कोई ढकी छुपी बात नहीं है, लेकिन हर चीज को एक वैधानिक शक्ल दे दी गई है। अब उसको ऐसे बना दिया गया जैसे ये कोई गुनाह नहीं है। किसी का फेवर लेना और किसी को फेवर देना दरअसल ये आपसी रिश्तेदारी का मामला है, इसमें पाप जैसा कुछ नहीं है। अब इस तरीके की कोई दुविधा नहीं है। बड़े बड़े लोग हैं जो बड़ी बड़ी पार्टियों के पैम्फलेट को अपनी रिपोर्ट का हिस्सा बना देते हैं। हाँ, तभी तो देखते हैं कि एक टीवी एंकर हो चाहे एक पत्रकार हो, वो बाद में जाकर के टीवी चैनल का मालिक बन जाता है, मालिक बन जाता है वो टीवी चैनल का। ये तो अपने आप में इस देश का सबसे बड़ा घोटाला है। इस देश के संपादकों का टीवी चैनलों का मालिक हो जाना, या अखबारों का मालिक हो जाना, या मीडिया संस्थान का मालिक हो जाना, ये इस देश का सबसे बड़ा घोटाला है। मैं तो कहता हूं कि जितने एंकर्स हैं उन सब के टेलीफोन रिकॉर्डिंग की जांच होनी चाहिए। कोई तो करेगा, कभी तो करेगा। और आप पता करिए कि सुबह से लेकर वो किससे बात करता है और कौन लोग उनसे बात करते हैं, और फिर उनकी खबरें देखिए, फिर जो वो बहसों में बोलते हैं वो सुनिए, बहुत साफ हो जाएगा। टीवी संपादक जो होते हैं विभिन्न श्रेणी के, उनके अपने हरम होते हैं। औरतों का बहुत शोषण होता है, इसको दूसरे शब्दों में कहें बहुत सामान्य तौर से औरतें शोषित होती हैं। देखिए, ऐसी कई शिकायतें पब्लिक डोमेन में हैं, इस बात से इनकार करना बड़ा मुश्किल है। और अभी तो हाल में मीटू हुआ था, उसमें कई टीवी के बड़े पत्रकारों के भी नाम आए, बड़े चेहरों के भी नाम आए, और उसको बहुत मतलब जाने दिया गया। आप मुझे बताइए कि मीटू मूवमेंट में जिन लोगों के नाम आए उनकी नौकरी पर कोई आफत आई? एमजे अकबर की नौकरी चली गई। एमजे अकबर पत्रकार नहीं थे ना, मंत्री थे, वो मंत्री थे। पत्रकार रहते हुए तो उनकी नौकरी नहीं गई कभी। क्या जब वो पत्रकार थे और जब बड़े बड़े मीडिया हाउसेस में वो काम कर रहे थे तब उनके मालिकों को पता नहीं रहा होगा? दरअसल एक बड़ा खूबसूरत सा सिस्टम बना हुआ है ना? तुम हमारी जय बोलो, हम तुम्हारी जय बोलेंगे, और सब एक दूसरे को बचा के रखते हैं। जैसे एडिटोरियल मीटिंग होती है तो उसमें कोई एजेंडा तय होता है, तो क्या कहा था कि ऐसे लिखो, इसको ऐसे मार दो। ये बताइए आपकी किस तरह का दबाव रहता है? कोई निर्देशन कुछ इस तरह का होता है जो वो टेलीविजन का जो एंकर जो होता है वो जोर दे देकर कहता है, वो बहुरूपिया बनकर चला आता है? दरअसल एडिटोरियल मीटिंग जो है ना, वो बड़ी सेक्रेट चीज होती है, होनी चाहिए, वो बड़ी पवित्र चीज होनी चाहिए। एडिटोरियल मीटिंग में जर्नलिज्म डिस्कस होना चाहिए, है ना, इश्यूज डिस्कस होने चाहिए। मुझे बड़ा अफसोस है, कई सारे टेलीविजन चैनलों में मैंने काम किया है और मुझे लगता है कि अब उसमें हम जर्नलिज्म डिस्कस करना बंद कर चुके हैं। हम टीआरपी डिस्कस करते हैं, है ना, और हम अपने डर को डिस्कस करते हैं। वो डर चाहे सत्ता का हो, वो डर चाहे आप कह लीजिए कि असामाजिक तत्वों का हो, वहां सब कुछ, मैंने कहा ना कि हर चीज बड़ी फिट की हुई है। वो सिस्टम को आप भेदने की कोशिश करेंगे ना, वो सिस्टम आपको बाहर करने की कोशिश करेगा। बाहर कर देता है। हाँ, कर देता है। बाहर किए गए, बिल्कुल। और ये तो सिलसिला है, ये ना पहली बार हुआ है ना आखिरी बार हुआ है। ये झटका था या हलाली थी? देखिए, झटका हलाली में मैं नहीं जाता क्योंकि इसमें ये हुआ जो होना था, जो हुआ है वो हुआ है। ये तय करना मेरा काम नहीं है। नहीं, आप तो महसूस कर रहे होंगे ना? ये हाँ, लेकिन मैं तैयार था इसके लिए।
मुझे लग रहा था कि ये होगा।